थैंक यू चंदन। चलो स्कूल चलें, ये हमारे इस सेशन का टॉपिक है। और ये बात हम सब जानते हैं, थोड़ी कड़वी सच्चाई भी है हमारे देश की, कि जितने बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं या स्कूल जाना डिज़र्व करते हैं वो सब स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मेरे साथ सरोज जी हैं, चेयरपर्सन है नेशनल ओपन स्कूल की। आज उनसे ज़रा समझना चाहेंगे कि ऐसे भारत में जहाँ हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन कई बार उनको स्कूल तक जाना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो आर्थिक अभाव हो, चाहे वो किसी भी तरह की मुसीबत हो, मुश्किल हो, उन बच्चों के लिए ओपन स्कूल क्या ऑल्टरनेटिव है मैम? और सबसे पहले आप ये बताइए कि ओपन स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या है? जब 1989 में इसे सेटअप किया गया था, किस मकसद से सेटअप किया गया था, और आज आप अपने कितने गोल्स को अचीव कर पाए हैं? प्रीति जी, भारत में जो ज्ञान की परंपरा रही है उसका एक बड़ा ही समृद्ध इतिहास रहा है। और जो आजकल की जो परिस्थितियां रही हैं जिसकी आप बात करें कि ओपन क्या है, तो देश में आज़ादी के बाद का जो 70 हम और 75 वर्ष का इतिहास रहा है, बहुत सारे कमीशन उसमें आए, बहुत सारी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ रहीं। चाहे राधा कृष्णन कमीशन की मैं बात करूँ 1949 में, या 52 में जो मुदालियर कमीशन रहा, उसने जो बात की कि कैसे माध्यमिक शिक्षा हो, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। उसके बाद 1986 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई और बड़े लंबे इंतज़ार के बाद अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। ऐसे में आपका प्रश्न बड़ा ही सामयिक है, और जिस आप ओपन स्कूल की बात कर रही हैं और आपने बताया भी कि इसका मैंडेट क्या है, तो ओपन मतलब मुक्त, खुला हुआ। जब खुला की बात होती है, इजी एग्जिट और इजी एंट्री की आजकल बात हो रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में, तो जो जन्म हुआ हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये देश के जो 2 बोर्ड हैं उनमें से एक है। जो राष्ट्रीय बोर्ड एक सीबीएसई है, वो एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बोर्ड है और उसमें कन्वेंशनल मोड में पढ़ाई होती है। हमारा जो दूसरा बोर्ड है, देश का राष्ट्रीय बोर्ड है, इसको कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये ओपन एंड डिस्टेंस मोड में एजुकेशन देता है। जैसे उच्च शिक्षा में इग्नू है, स्कूली शिक्षा में एनआईओएस है। हमारा जो जन्म हुआ था वो मूलतः प्रौढ़ शिक्षा के लिए हुआ था, एडल्ट एजुकेशन के लिए, क्योंकि वो समय ऐसा था जब देश में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा नहीं थी और ये महसूस किया जा रहा था कि जो एडल्ट्स हैं, वयस्क हैं, उनकी शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। आज जब हमारा लिटरेसी रेट काफ़ी हद तक बढ़ गया है, नैस की अचीवमेंट सर्वे भी हमारा आ चुका है, उसमें भी हमारा लिटरेसी रेट काफ़ी बढ़ा है जो पिछले प्रयास हुए हैं उसके दौर में। तो ओपन इंस्टीट्यूट में हमारा जो रीचिंग टू अनरीच्ड हमारा मैंडेट है, हम कैसे समाज के उस तबके तक पहुँचे जो आज भी शिक्षा से वंचित हैं। एडल्ट एजुकेशन इसमें एक हमारा हुआ। दूसरा, विभिन्न एनजीओज़ के द्वारा हम ओपन बेसिक एजुकेशन में कक्षा 8 तक हम देते हैं। उसके साथ साथ हम एक राष्ट्रीय बोर्ड हैं जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में परीक्षाएं करवाते हैं। इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि हम साल में 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम लेते हैं, 2 बार परीक्षाएं होती हैं। एक बहुत अच्छी बात इसमें है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। हम बच्चों की तैयारी के अनुसार उनकी परीक्षा लेते हैं। तो ये ओपन हुआ, मुक्त हुआ, और यही हमारा मैंडेट है कि कैसे हर तबके तक जो है पहुंचे। ओपन स्कूल का सबसे बड़ा बेनिफिट माना जाता है कि जैसा कि आपने बोला, जैसे ही बच्चा तैयार है, जिस स्तर के लिए तैयार है, उस स्तर का एग्ज़ाम भी उसके लिए तैयार है और उस समय पर तैयार है। ये बहुत अच्छी बात है ओपन स्कूल की। लेकिन आपने ईजी लर्निंग एक फ्रेज़ यूज़ किया, मैं उसके ऊपर सवाल पूछना चाहती हूँ। बहुत से लोगों के मन में ये धारणा है कि ओपन स्कूल का मतलब है कि आसानी से नंबर आ जाएंगे। क्या ये सही धारणा है? देखिए, मैं फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे आऊँगी। ये 3 बातों पे है, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। और हम एक राष्ट्रीय बोर्ड हैं, अगर हम क्वालिटी को नहीं मेंटेन करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बहुत ही हमारे शिक्षाविदों का के द्वारा अच्छा तैयार किया हुआ करिकुलम है, क्योंकि हमारी किताबें ही बोलती हैं। हम डायरेक्ट क्लासरूम में बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। 20 दिन का पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम होता है। एक बार बच्चा एडमिशन लेता है, 5 साल तक वो हमारा विद्यार्थी रहता है, अपनी सुविधानुसार पढ़ता है, एडल्ट भी पढ़ते हैं उसमें। तो हमारी किताबें बहुत अच्छी हैं, हमारी मॉनिटरिंग प्रोसेस बहुत अच्छा है, और जो हमारे टीचर्स हैं उनका जो उनको हम काउंसलर कहते हैं वो स्कूलों के ही होते हैं, और पूरी तरीके से वो भारतीय बोर्ड्स के द्वारा ही में ही हम अपने स्टडी
सेंटर देते हैं, तो क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसमें बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए कि हमारे यहाँ किसी हद तक कमतर है, क्योंकि जितने भी सांसद हैं, खिलाड़ी हैं, आप हमारा देखेंगे जो एलमनाई है हमारा, जो NIOS से जुड़े हुए हैं, जो फॉर्मल स्कूलिंग नहीं कर सकते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, वो हमारे विद्यार्थी हैं, या जो खिलाड़ी हैं वो हमसे हैं। हमारी मैरी कॉम जो हमारी सांसद हैं वो भी हमारी विद्यार्थी रही हुई हैं। तो इस तरीके के लोग भी हमारे यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं जो फॉर्मल स्कूलिंग में नहीं जा सकते हैं। NIOS उनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है, जो भारत सरकार का एक स्वायत्त मेरे ख्याल से इस बात पर NIOS के लिए तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि देखिए हर बच्चे के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो स्कूल तक जाए, लेकिन स्कूल बच्चे तक पहुंच सकता है। और ये NIOS ने अपने एफर्ट्स के जरिए प्रूव भी किया है। कहाँ आज़ादी से पहले हमारा लिटरेसी रेट 12% से कम था, अब हम 77% को क्रॉस कर चुके हैं। आने वाले समय के लिए जब मैं आपसे चर्चा कर रही थी ऑफ स्टेज, तो आप बता रहे थे कि एक लिटरेसी टारगेट भी सेट किया गया है जो यूनेस्को का मैंडेट है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, जो यूनेस्को का मिलेनियम 2030 गोल्स है, पहले मिलेनियम 2020 था और ये था कि पूरे विश्व में हम लिटरेसी रेट को बढ़ाएंगे। वो नहीं हो पाया, तो ये हुआ कि उसको हम 2030 तक पूरा कर पाएँ और विश्व के जो भी यूनेस्को में सदस्य हैं वो उसको प्राप्त करेंगे। भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी अपनी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन एक उसमें खास बात है कि हम इस मैंडेट को भी पूरा करते हैं। अब जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आप बात करेंगी तो 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% साक्षरता की बात है और उसके साथ साथ हायर एजुकेशन में 50% लिटरेसी रेट की बात की गई है, क्योंकि लर्निंग लॉस बहुत होता है। पेरेंट्स बच्चों को विभिन्न व्यवसाय में भेज देते हैं, या ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि बच्चे हायर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं या स्कूल में ही वो छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे लर्निंग लॉस की समस्या आती है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो फिर लर्निंग लॉस की बहुत बात करती है, और ये आप जिस यूनेस्को के मिलेनियम 2030 की बात कर रही हैं उसमें शिक्षा चौथे पॉइंट में है, तो हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे जो सस्टेनेबिलिटी इन एजुकेशन है, यूनेस्को का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, भारत में वो सस्टेनेबिलिटी को ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है। जब आप ड्राफ्ट देखेंगी तो बिल्कुल उसी पैरामीटर्स को उसी लाइन में चलता है, और हम पूरी तरीके से बीइंग एपेक्स बॉडी हम इस दिशा में इम्प्लीमेंटेशन में जुड़े हुए हैं, और हमारा पूरा लक्ष्य है इस सततता को, सस्टेनेबिलिटी को प्राप्त करने का। बहुत बढ़िया। आपने जो फ्रेज़ यूज़ किया है लर्निंग लॉस में, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन इस वक्त सवाल ये उठता है कि कोविड से पहले से ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है बच्चों को ऑनलाइन मीडियम से, अपने रेडियो चैनल्स के माध्यम से, अपने TV चैनल के माध्यम से पढ़ाता जा रहा है। तो कोविड के दौरान आपने किन चुनौतियों का सामना किया, और क्या जो एनरोलमेंट रेट था NIOS में वो बढ़ा या कम हुआ? कैसे आपने गुजारा किया इस दौरान? जी, आपको ये जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि NIOS का अपना स्टूडियो है और प्रधानमंत्री ई-विद्या चैनल में 1 क्लास 1 चैनल का प्रोविज़न है। तो 12 कक्षाएं, कक्षा 1 से लेके 12 तक में हर कक्षा के लिए एक चैनल है और उसका प्रसारण होता रहा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले कुछ पेरेंट्स बात कर रहे थे इस विषय पे कि कोविड पीरियड में पढ़ाई में जो दिक्कतें हैं उस पर आप लोग चर्चा कर रहे थे। गाँवों में या जहाँ पे एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान में डिजिटल डिवाइड को हम नकार नहीं सकते, वो तो है। हम आज 5G पे काम कर रहे हैं बेशक, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं जहाँ पे अभी भी इंटरनेट की समस्या है। लेकिन जो टेलीविज़न है वो बहुत आसानी से उपलब्ध है, रेडियो बहुत आसानी से उपलब्ध है। तो जो प्रधानमंत्री ई-विद्या चैनल की जो मैं बात कर रही हूँ उसमें पूरी की पूरा NCERT का कंटेंट है। उसके साथ साथ NIOS और NCERT दोनों ही मिलके इसमें कार्यक्रम करते हैं, शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं जो हमारे करिकुलम पे आधारित हैं। तो कोविड के समय बच्चों ने न केवल NIOS के स्टूडेंट्स, पूरे भारत के विभिन्न राज्यों के जो स्टेट बोर्ड हैं, CBSE के जो बच्चे हैं, उन्होंने भी इसका बड़ा फ़ायदा उठाया। और इसके साथ साथ कम्युनिटी रेडियो, एक जो महत्वपूर्ण बात हुई, हमारी शिक्षा मंत्री ने वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया। जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी आदरणीय हैं, उन्होंने जो वर्चुअल स्कूल NIOS ने जो लॉन्च किया था उसमें ये था कि जो वर्चुअल लेबोरेटरी है ये है, और आपको आश्चर्य होगा जो ट्यूटर मार्क असाइनमेंट है, बच्चे जो अपना असाइनमेंट भी देते थे जिसके बेसिस पे हमने उनको पास किया कोविड में, करीब आज जो संख्या पहुंच गई है ऑनलाइन वर्चुअल
3 लाख बच्चों ने ऑनलाइन सबमिशन किया ट्यूटर मार्क असाइनमेंट का। और इसी के साथ साथ जैसे मैं रेडियो की बात कर रही थी, वर्चुअल स्कूल की बात कर रही थी, एक बड़ा ही अच्छा दीक्षा पोर्टल है शिक्षा मंत्रालय का। तो दीक्षा पोर्टल पे ये पूरा का पूरा कंटेंट ऑडियो विजुअल माध्यम में उपलब्ध है। बच्चे ऐसे में अपने डाउट्स कैसे क्लियर कर पाते हैं? यही सवाल हम ऑनलाइन लर्निंग में भी पूछते हैं कि जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर, टीवी की स्क्रीन पर, रेडियो के उस पार ट्यूटर बैठा है, वो समझाया जा रहा है, लेकिन वो मोनोलॉग है। बच्चे के मन में जो सवाल आते हैं इस दौरान, वो कैसे क्लियर होते हैं? एक तो देखिए, वर्चुअल स्कूल की जो मैं बात कर रही थी उसमें हमारे काउंसलर थे। बच्चा अपना प्रश्न कर सकता था और उसके जवाब उसी वक्त उनको मिल जाते थे। एक जो बहुत महत्वपूर्ण कदम हुआ शिक्षा मंत्रालय का, वो था मनोदर्पण। मनोदर्पण में एक टीम थी काउंसलर की, क्योंकि जो बड़ा ही झंझावातों से भरा हुआ समय था, पेरेंट्स परेशान थे, सभी के लिए नई स्थिति थी, बच्चे परेशान थे, घर में बंद रहना, और ऐसे में बच्चे के मनोविज्ञान को समझ के उसकी काउंसलिंग करना, चाहे शिक्षा से जुड़ी हुई हो या वो अब अंदर की झंझावातों से जूझ रहा है, ऐसे समय में मनोदर्पण ने बड़ा अच्छा काम किया। और जो हमारे काउंसलर थे वो पूरी तरीके से सक्षम रहे, कभी भी वो फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते थे, ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे। तो ये सारे प्रयास हमारे रहे, वर्चुअल लेबोरेटरी हमारी रही। तो ये सब जो इनोवेशन थे, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो चाहे वर्चुअल स्कूल रहा हो, हमारा दीक्षा पोर्टल रहा हो, प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल हो, कम्युनिटी रेडियो रहा हो, इन सब ने बड़े ही अच्छे से अपने कर्तव्यों को निभाया। लोगों ने, शिक्षक जागरूक हुए। किसी को मालूम नहीं था कि जूम क्या है, गूगल मीट क्या है, मगर आज हम सब टेक्नो सेवी हैं। शिक्षकों के लिए ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज वो एनसीटी ने तैयार किया, मैं भी उस कमेटी में थी, आई वाज चेयरिंग दैट कमेटी। तो हमने ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज शिक्षकों के लिए भी तैयार किया। उसके साथ साथ विभिन्न जो एपिक्स बॉडी हैं, एनसीईआरटी है, इन लोगों ने, एनआईओएस, सब ने मिल के, सीबीएसई, सब ने मिल के शिक्षकों की ऐसी टीम तैयार की जो इन सारे चीज़ों में सक्षम रहे और विद्यार्थियों से कनेक्ट भी रहा। सरोज जी, एक बात सच सच बताइएगा हमने क्योंकि एनआईओएस के बहुत सारे फ़ायदों के बारे में बात की, लेकिन क्या अभी भी ये सच नहीं है कि ओपन स्कूल जो है वो एक ऑल्टरनेटिव है? आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे हमारे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, कई सारे फिल्म स्टार्स भी होंगे शायद, जो स्कूल में नहीं जा पाए, तो उन्होंने अपनी शिक्षा ओपन स्कूल के ज़रिए पूरी की, अपनी डिग्रियां हासिल की। तो क्या अभी भी ओपन स्कूल स्ट्रगल कर रहा है कि वो सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव के तौर में देखा जाता है, लेकिन पहली पसंद नहीं है भारत के बच्चों की? क्या ये सच है? देखिए, अगर आप कहेंगी कि सच या ब्लैक एंड वाइट में आप करेंगी, तो मैं कहूँगी कुछ के लिए ये वरदान है। टेकन फॉर द ग्रांटेड लेने वाले बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम जब बात करेंगे कि ओपन एंड डिस्टेंट मोड, इट हैज़ बिकम अ ग्रास रूट रियलिटी। अब पूरी दुनिया ऑनलाइन मोड में आ रही है। पूरे का पूरा कॉरपोरेट वर्क, आप उनसे बात करिए, वो ऑफिस से ज़्यादा घर में काम करना पसंद करते हैं। अब जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति फ्लेक्सिबिलिटी की बात करती है, आप इजी एग्जिट और इजी एंट्री की बात करते हैं, क्रेडिट बैंक की बात करते हैं, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की बात करते हैं, वहाँ पे ओपन स्कूल एक सशक्त जवाब है। और पूरी दुनिया, ये एक सच्चाई है, हमें इसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि पूरी दुनिया अब ऑनलाइन मोड की तरफ जा रही है। जब मैं वर्चुअल स्कूल की बात करती हूँ या शिक्षा मंत्रालय वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है, इसका मतलब कि निश्चित रूप से इस बात में ओपन स्कूल में दम है और अपने बात को वो सक्षम रहा है रखने में। और वी आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम। 25 लाख हमारे विद्यार्थी लगभग हैं और दुनिया में शायद ये एक रिकॉर्ड है कि इतनी बड़ी संख्या में भारत का एक संस्थान, शिक्षा मंत्रालय का, ओपन स्कूलिंग को एक क्वालिटी के साथ प्रस्तुत कर रहा है। हाँ, इसमें जो आप कह रही हैं कि ये क्या ये अल्टरनेटिव है, तो देखिए, आमतौर पे ये जो हमारी धारणा है कि हम स्कूल मतलब फॉर्मल स्कूल के बारे में कल्पना करते हैं। हाँ। 4 दीवारी है, उसमें एक शिक्षक है और एक सामने बच्चे बैठे हैं। लेकिन आज आप जितने भी, चाहे विश्वविद्यालयों में जाइए या स्कूलों में जाइए, ब्लेंडेड लर्निंग एक रियलिटी बन चुकी है, जहाँ पे टीचर वीडियो के माध्यम से, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड की बात जहाँ पे हो रही है, वहाँ पे जब ब्लेंडेड लर्निंग नॉर्मल स्कूलिंग में भी आ रहा है, तो मुझे लगता है ओपन स्कूलिंग तो इन सारी चीज़ों को मिला के बहुत अच्छा सशक्त जवाब है। और मुझे लगता है हमें एक डिमार्केशन नहीं करना चाहिए, दोनों ही धाराओं को स्वतंत्र रूप से चलने दीजिए। जब मैं बात करती हूँ कि 2 नेशनल बोर्ड हैं, एक सीबीएसई और एक एनआईओएस है, दोनों की अपनी विशेषता है और जिसको जो अच्छा लगे वो चुने। आपने बहुत इम्प्रेसिव तरीके से ये बात रखी सबके सामने। और एक और चीज़
जो NIOS की खासियत है और जिसकी मैं खुद तारीफ़ करना चाहूँगी, उस बात का जिक्र आपने शुरुआत में भी किया था कि जब बच्चा तैयार हो, जिस क्लास लेवल के लिए तैयार हो, NIOS उसको उस लेवल का एग्ज़ाम देने को तैयार है। और इसीलिए NIOS को क्रेडिट जाता है कि वो इंक्लूजन भी पॉसिबल करता है। हमारे देश में बहुत सारे डिसेबल्ड बच्चे हैं, स्पेशल लर्निंग वाले बच्चे हैं, जिनको ज़रूरी नहीं है कि उनकी एज के हिसाब से एग्ज़ाम में बैठा जाए, पॉसिबल हो। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में NIOS का क्या योगदान रहा है और किस स्तर पर आपको लोग देखते हैं कि अपने बच्चों को भेजते हैं ताकि यहाँ से पेपर देके बच्चे के पास उतनी ही वैलिड डिग्री आ जाती है आगे जाके जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए? प्रीति जी, मैं आपकी बधाई लेना चाहूँगी। NIOS जो और शिक्षा मंत्रालय दोनों को ही पिछले साल यूनेस्को ने किंग सेजोंग अवार्ड दिया, और वो भी इसलिए दिया कि हमने साइन लैंग्वेज को एक भाषा के रूप में मान्यता दी। ये एक भारत में बड़ी महत्वपूर्ण पहल थी कि हिंदी अंग्रेज़ी की तरह हमने साइन लैंग्वेज को एक कोर्स कोड दिया और बच्चा भाषा के रूप में साइन लैंग्वेज को पढ़ सकता है। इंक्लूजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण आधार है, और हम इसमें इंक्लूजन में देखिए वंचित वर्ग तो आते ही हैं, लेकिन जिस स्पेशल एजुकेशन की भी अगर आप बात करें, आज ऑटिज़म एक समस्या है, लर्निंग लॉस है, डिसेबिलिटी है, विभिन्न तरह के हियरिंग इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, इसमें NIOS और साथ साथ शिक्षा मंत्रालय बहुत काम कर रहा है। हमने इस पे बहुत सारे मॉड्यूल्स तैयार करे हैं, और आप जब प्रधानमंत्री ई-विद्या चैनल देखेंगे तो रोज़ 1 घंटे का कार्यक्रम साइन लैंग्वेज में होता है। जो अच्छे से जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज में हमारा कोर्स कंटेंट है। ऑडियो वीडियो हमारे इस तरीके के जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए है। पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट इस तरीके से हमारे टेलीविज़न चैनल पे, दीक्षा पोर्टल पे मौजूद है। तो इंक्लूजन की जो मुख्य चीज़ है कि बच्चा इंक्लूसिव समावेशी माहौल में पढ़े, उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए, और इंक्लूजन के लिए विशेष प्रोविज़न है हमारे यहाँ। जैसे परीक्षा में भी हम स्क्राइब की व्यवस्था करते हैं। आपने कोविड की बात करी, उस समय हमने पेरेंट्स को भी अलाउ किया कि वो स्क्राइब का काम कर सकते हैं, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनके लिए ब्रेल में हमारे यहाँ बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध है। तो स्पेशल एजुकेशन इंक्लूजन का एक पार्ट है। इंक्लूजन का एक बहुत बड़ा मैंडेट है जिसमें समाज के वंचित वर्गों को लाना है, बालिकाएं हैं, आदिवासी लोग हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट है झारखंड में, तेजस्विनी प्रोजेक्ट, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के हम काम कर रहे हैं, जिसमें ट्रांसजेंडर पे हम काफ़ी काम कर रहे हैं। हम जो माइग्रेंट्स थे कोविड के समय, जो लेबरर्स थे, उनके लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। और लर्निंग लॉस का जो हमें मैंडेट मिला है NEP में, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। तो ये बड़े तौर पे अगर देखें तो ये एक इंक्लूजन का ही पार्ट है। बहुत मेरी तरफ से बहुत बधाई आपको, और ये बहुत ही शानदार काम है, क्योंकि कई बार फॉर्मल एजुकेशन में भी वो बच्चे पीछे छूट जाते हैं जो सो कॉल्ड नॉर्मल कैटेगरी में फ़िट नहीं हो पाते हैं। तो देश तभी आगे बढ़ेगा जब हमारे समाज का कोई भी वर्ग शिक्षा के मामले में कम से कम पीछे ना छूट जाए। उसकी तरफ आप लोग बहुत काम कर रहे हैं। अब लर्निंग लॉस एक फ्रेज़ है जो आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने कोविड के टाइम में जिक्र किया, जब हम ऑफ स्टेज बात कर रहे थे, कि समस्या आपको भी आई थी जब बहुत सारे माइग्रेंट्स उठ के अपने रेगुलर ठिकानों से अपने घरों पर वापस लौटना शुरू हो गए थे। क्या समस्या थी वो, और किस तरह का लर्निंग लॉस था? क्या गैप आया, और अब 1.5-2 साल में क्या वो कम हो पाया है? देखिए, लर्निंग लॉस का जो अर्थ है वो विभिन्न क्षेत्रों में आ जाएगा। जैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन हुआ, अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि फाउंडेशनल स्टेज, उसके बाद कभी कभी बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं। समग्र शिक्षा में इन सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ बच्चे 8वीं के बाद छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे 10वीं के बाद छोड़ देते हैं। और ये था कि पहले 6 से 14 वर्ष तक का था, उसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन था। अब ये महसूस किया गया कि आगे भी उनको, क्योंकि 10वीं के बाद अगर बच्चा पढ़ना छोड़ देता है, आगे भी उनको 18 वर्ष तक का करी, तो 3 से 18 वर्ष तक को समग्र शिक्षा में लाया गया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हो। बीच में जहाँ भी लर्निंग लॉस हो, या फिर जैसे मैंने ट्रांसजेंडर्स की बात की, बालिकाओं की शिक्षा भी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ध्यान कुछ क्षेत्रों में नहीं दिया जा रहा है। माइग्रेशन की जो समस्या हुई मज़दूरों की, उनकी बात थी। कभी कभी वर्कर्स होते हैं, बहुत सारे जो मज़दूर होते हैं, उनकी भी पढ़ाई छूट जाती है। वो कुछ बच्चे व्यवसाय में आ जाते हैं, एडल्ट्स नहीं पढ़ पाते हैं। तो इस तरीके के जो लर्निंग लॉस होता है
उनको ढूंढने के लिए, उनको हल करने के लिए भारत सरकार से NIOS को मैंडेट मिला है। और कई राज्यों से हमारी जो शिक्षा सचिव हैं उन्होंने राज्यों को पत्र लिखा है कि जो भी लर्निंग लॉस के आपके यहाँ बच्चे हैं, और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि करीब लाखों की संख्या में स्टेट्स ने हमें बोला है कि जैसे लद्दाख से भी आया, हमारे पास विभिन्न स्टेट से आया कि आप ये जो लर्निंग लॉस है या एडल्ट्स जो हैं उनको NIOS के एम्बिट में शिक्षित करें। तो एक बहुत अच्छी पहल है भारत सरकार की, और बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि जो हमारा लक्ष्य है, राष्ट्रीय लक्ष्य, निश्चित रूप से हम 100% लिटरेसी को प्राप्त कर लेंगे। और इसमें सभी सरकारी संस्थान, हम लोग, NGOs और जो कम्युनिटी को जोड़ना हमारा प्रयास है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलती है कि कम्युनिटी को भी जोड़ें शिक्षा से, उसमें बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों पे काम चल रहा है, निश्चित रूप से हम सफल होंगे। तो इस बात पर ध्यान दीजिए, आने वाले 8 साल में NIOS इस कोशिश में जुटा है कि हमारा देश 100% लिटरेट हो जाए। मेरे ख्याल से इस बात पर तालियां ज़रूर बनती हैं। 100% लिटरेसी जिस दिन हम बोस्ट करेंगे, मेरे ख्याल से वो देश के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। कुछ सवाल आपके लिए आने शुरू हो गए। NCVT जो है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हम ITI को भी हमारा MOU है, उनको भी हम शिक्षित करते हैं। तो उन्होंने हमें अवार्डिंग बॉडी का एक सर्टिफिकेट दिया है। तो हमारे यहाँ न केवल कन्वेंशनल कोर्सेज, हमारे यहाँ 103 वोकेशनल कोर्सेज हैं जो NSQF कंप्लायंस हमारा रहता है। तो अब हम ये तो पहले से ही था, वोकेशनल और कन्वेंशनल के बीच में हमारे यहाँ कोई डिमार्केशन नहीं था। जो बच्चा म्यूज़िक का है वो फिज़िक्स भी ले सकता है, अगर किसी बच्चे ने कुकरी ली है तो केमिस्ट्री भी ले सकता है। तो जो आप ओपन स्कूल की बात कर रही थी, स्किलिंग भी हमारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जन शिक्षण संस्थान से करीब 34 लाख लेबरर्स हमारे से स्किलिंग और एजुकेशन कर रहे हैं। एक MOU हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल से भी है इस बारे में। ये बहुत अच्छी बात है कि एक साथ साथ डिग्री मिल रही है, ट्रेनिंग के साथ साथ आपका सर्टिफिकेट जो मिल रहा है उससे आप अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। ऑडियंस में से एक क्वेश्चन आ रहा था, पहले वो ले लेते हैं, पूछिए। मैम, जो है जैसे स्कूल्स की एजुकेशन के ऊपर बात हो रही है और बहुत बार जो है इस प्रकार की डिबेट्स रहती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कूल में नहीं जाना चाहते, डमी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं और उनको भारी फीस भी पे करनी पड़ती है। NIOS एक नेशनल जो है बॉडी है, नेशनल बोर्ड है, तो क्या उसकी जो है बराबर वैल्यू है और क्या बच्चों को डमी स्कूल से बचना चाहिए, उसके ऊपर आप जो है थोड़ी सी बात बताएं प्लीज़। जी हाँ, ये तो भारत सरकार का एक संस्थान है। 2 बोर्ड हैं जैसा मैंने बताया, एक CBSE है फॉर्मल स्कूलिंग के लिए और NIOS ओपन एंड डिस्टेंस मोड के लिए। इसका सर्टिफिकेट पूरी तरह मान्य है, भारत में ही नहीं विदेशों में भी मान्य है। और जिस डमी स्कूल की आप बात कर रहे हैं, मुझे बहुत जानकारी इसके बारे में नहीं है कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि NIOS में अगर जो लर्निंग लॉस पे आपका इशारा है कि वो जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको लोग बरगला रहे हैं, देखिए हमारी फ़ीस सिर्फ 1800 रुपये है और बच्चे का जो एडमिशन है वो 5 साल के लिए वैलिड है। 5 साल में बच्चा अपनी सुविधानुसार कभी भी परीक्षा दे सकता है। एक विषय में उसकी तैयारी है तो एक विषय की परीक्षा ले, और सर्टिफिकेट पूरी तरीके से मान्य है। भारत सरकार का संस्थान है, भारत सरकार का ऑर्गेनाइजेशन है। IIT की तैयारी करते हैं या जो है जैसे नीट की तैयारी करते हैं, उसमें जो है मैं बात कर रहा था, जैसे 11th-12th में अधिकतर बच्चे जो उस लेवल की तैयारी करते हैं तो वो स्कूलों पर डिपेंड नहीं रहते हैं, कोचिंग सेंटर्स पर डिपेंड रहते हैं। आप कोटा का नाम सुनते हैं, पटना का नाम सुनते हैं, अभी जो अलग अलग जो है बहुत सारे लोग जो इस प्रकार से काम कर रहे हैं। मैं इशारा उस तरफ कर रहा था कि बहुत बच्चों को जो है अपने आप को जो है स्टूडेंट दिखाने के लिए डमी स्कूल्स पर डिपेंड करना पड़ता है और उनको बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ता है, 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में जो ये रहता है। आपने एक बहुत सामयिक प्रश्न उठाया। मुझे लगता है कि लोगों को ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए और सिर्फ एक जगह नाम लिखवा लें और विद्यालयों में नहीं जाए। कोचिंग की जो समस्या है उसका हल तो फोकस ग्रुप में बहुत काम हो रहा है, निश्चित रूप से इतना बढ़िया करिकुलम बन रहा, वो तो हो जाएगा। लेकिन आप जहां इशारा कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उसके तहत तक जाना चाहूँगी कि इतने कम फीस में अगर बच्चा NIOS में एडमिशन लेता है, अपनी सुविधानुसार परीक्षा देता है, तो इससे बढ़ के कोई विकल्प नहीं हो सकता है। और ये पेरेंट्स में जागरूकता होनी चाहिए। और आप जैसे जो मीडिया संस्थान है, अगर इस तरीके का कॉन्क्लेव करते हैं, मुझे लगता है मीडिया का एजुकेशन के क्षेत्र में भी जिस तरीके से आपकी पहुँच है,
इस चीज़ों को निश्चित रूप से आप जनमानस तक पहुंचाइए, जहां पेरेंट्स को, लोगों को पता चले कि एक राष्ट्रीय बोर्ड है जो इस तरीके की समस्याओं को हल करता है। इतने कम पैसे में बच्चे परीक्षा देते हैं और इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डमी स्कूल दे शुड अवेल अ वैलिड सर्टिफिकेट फ्रॉम अ नेशनल बोर्ड। बिल्कुल सरोज जी, जहाँ आप अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, हम भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं इस तरह के सम्मेलन से। और अगर किसी और का भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मेरे पास थोड़ा टाइम बाकी है। माइक पास ऑन कर सकते हैं, पीछे से कुछ सवाल आ रहे हैं। पीछे आप पहले अपना नाम बताइएगा और फिर सवाल पूछिए। मेरा नाम हुदा शेख है और मेरा सवाल ये है कि कुछ बच्चे फ़ोन या लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो अपनी पढ़ाई कैसे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे? जी, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल के बारे में। प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल जो है, टेलीविज़न तो हर घर में होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी होता है, आदिवासी क्षेत्रों में है, पहाड़ी जगह पे है। तो जो टेलीविज़न चैनल में ई विद्या चैनल है, उसमें CBSE और NIOS दोनों का ही कोर्स कंटेंट उपलब्ध है। उसके साथ साथ रेडियो प्रोग्राम जो है, कम्युनिटी रेडियो है, FM चैनल है हमारा, इन सभी पे है। उसके साथ साथ जो दीक्षा पोर्टल है उस पे भी करिकुलम हमारा पूरा का पूरा है। तो मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मिल गया कि फ़ोन और लैपटॉप अगर नहीं है तो टेलीविज़न तो है ना, तो इसके द्वारा भी बच्चे पढ़ते हैं। और ये आज से नहीं, बहुत टाइम से ओपन जी स्कूल हाँ, के इस माध्यम से बच्चे जी पढ़ रहे हैं। हाँ, और बहुत इंटरेक्टिव वे में, बहुत सरल भाषा में इसको प्रस्तुत किया जाता है। लेबोरेटरी की चीज़ें भी उसमें बताई जाती हैं, तो ये सब उपलब्ध है। कोई और सवाल ऑडियंस से? इधर प्लीज़ माइक पास ऑन कर दीजिए। मेरा नाम अच्छा। वंशिका जागिया है। ऑनलाइन क्लासेस में हमारी आंखें दुखती है, तो क्या हमारे लिए कोई कॉम्पैक्ट कैप्सूल बन सकते हैं 5 मिनट्स के लिए? क्या बन सकते हैं? कॉम्पैक्ट कैप्सूल्स। कॉम्पैक्ट कैप्सूल्स। जी, आप दीक्षा पोर्टल एक बार देखिए। दीक्षा पोर्टल पे बड़े अच्छे कैप्सूल्स हैं, वीडियोस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और आँखों का जहाँ तक सवाल है, निश्चित रूप से हेल्थ में हमारा एक डिप्लोमा है नेचुरोपैथी एंड योगा पे अभी अभी हमने लॉन्च किया है, तो आप उस तरीके की चीज़ों को भी करिए। भारतीय ज्ञान परंपरा पे NIOS ने बहुत अच्छा इंडियन नॉलेज सिस्टम पे कोर्स कंटेंट दिया है। उसमें कैसे हम अपने आप को संयत करें, कैसे एकाग्रता लाएं, आँखों के व्यायाम बहुत सारे हैं। तो वो सब निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हेल्थ को भी की भी बात करती है कि आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उसके विभिन्न भाग हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में अगर आँखों की बात है तो निश्चित रूप से कैप्सूल्स का सुझाव आपका बहुत अच्छा है। और अगर स्टूडेंट से हमें इस तरीके के सुझाव मिलते हैं तो मैं आपको वचन देती हूँ 10 दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि 5 मिनट के जो कैप्सूल्स हैं आपके लिए ले आए। और सरोजी ने ये भी बताया कि रेडियो चैनल्स भी बहुत सारे हैं, तो आप आंख बंद करके भी सुन सकते हैं अगर आपको कोई सब्जेक्ट के बारे में सुनना हो तो। लेकिन ये खासियत रही है मेरे ख्याल से कोविड काल में सरोजी की, अगर प्रॉब्लम ऑनलाइन से उत्पन्न हुई है तो ऑनलाइन ही उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। अगर आपकी कोई फिजिकल इश्यूज है तो भी, और अगर आप किसी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं तो भी। एक और सवाल उधर से आ रहा था। हाँ प्लीज़, वहाँ माइक पास ऑन कर दीजिए। आई एम हैप्पी सो मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग अप। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम गेटी भाव्य है। सर मैम, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ऑनलाइन क्लासेस में अक्सर ना कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। मतलब हम कुछ डाउट्स होते हैं तो हम उतने अच्छे से क्लियरली पूछ नहीं पाते, क्योंकि एक टाइम पीरियड स्पेसिफिक होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, सारे डाउट्स क्लियर करने में कहीं ना कहीं किसी बच्चों को उसका डाउट क्लियर नहीं हो पाता है, उनका डाउट क्लियर नहीं हो पाता है। तो देखिए, भारत सरकार का एक स्वयं पोर्टल है, स्वयं में मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज हैं जिसको मूक्स कहते हैं। उसमें है कि अगर आपका कोई डाउट है तो आप वहाँ पे लिखिए और आपका तुरंत उत्तर मिल जाते हैं। मैंने जिस वर्चुअल ओपन स्कूल की बात की, NIOS ने वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है अपना, उसमें इस तरीके का प्रोविज़न है कि बच्चों को अगर कोई डाउट है तो वो उस समय उनको लिखें। और जैसे आप जूम और गूगल मीट में देखते होंगे टीचर को आपने क्वेश्चन किया, उसी तरीके से प्रोविज़न उसमें है। और वर्चुअल ओपन स्कूल की खास बात है, जैसे जूम और गूगल की तो एक कैपेसिटी होती है कि 40 का या 100 का हुआ, मगर इसमें ऐसे सॉफ्टवेयर हैं वो एक साथ लाखों की संख्या में स्टूडेंट से जुड़ते हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि हम डाउट कैसे पूछें, तो निश्चित रूप से ऐसे प्रोविज़न हैं, अभी ऐसी तकनीक आ गई है जिसमें इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं।
वो तो ठीक है, बट स्पेशली मैथ्स हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब में कई बार हम डाउट्स पूछ लेते हैं, उसके बावजूद क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं प्रॉपर्ली। तो इसका मतलब अगर डाउट सॉल्व कर लिया गया, मान लिया जाए कि मैसेजेस पे हो गया, उसके बाद भी हम डाउट्स पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल इसमें प्रोविज़न होता है। आप अपने प्रश्न को उसमें भेजिए और वहाँ से जो काउंसलर्स हैं और जो टीचर्स हैं, क्योंकि वो रेगुलर स्कूल के ही टीचर्स काउंसलर्स होते हैं, वो आपके सवालों का जवाब वहाँ पे लिख के देते हैं। और हमारा जो एक्सपेरिमेंट रहा इस चीज़ में वर्चुअल ओपन स्कूल का, ये बड़ा ही सफल रहा। इसमें स्टूडेंट्स बहुत सेटिस्फाइड थे क्योंकि इमीडिएटली उनके प्रश्नों के जवाब मिले। तो आप एक बार लॉग इन करके देख सकती हैं वर्चुअल ओपन स्कूल को। और उसी तरीके से आप मूक्स को भी एक बार ट्राई ज़रूर करिए, जो यूजीसी की तरफ से है। स्वयं जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पोर्टल है, उसमें भी आप कोई अगर आप कोर्स में आप लॉग इन करती हैं, उसमें कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है आप डालिए, उसमें लिखिए, आपको तुरंत उत्तर मिलता है। तो इस तरीके का प्रोविज़न है। थैंक यू मैम। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतने गौर लगाकर सुन रहे हैं। वो पीछे सवाल दे दीजिए प्लीज़। हाँ, माइक पास ऑन कर दीजिए। आपके पीछे प्लीज़, पहले मैंने उनको स्पॉट किया था, फिर आपका सवाल ले लूँगी। हाँ जी, अपना नाम बताइए और क्वेश्चन। माय नेम इज़ वरालिका रावत और मेरा सवाल ये है कि सीबीएसई, आईसीएसई और यूजीसी की जो साइट आपने बताई है, क्या इन तीनों में डिफरेंस क्या है? मैंने आईसीएसई का साइट नहीं बताया है, मैंने इट्स अ प्राइवेट बोर्ड। मैंने यूजीसी की जो आपने साइट्स बताई हैं, गवर्नमेंट साइट्स, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लेना चाहें बच्चे, तो हमें एक्स्ट्रा कोचिंग ना लेनी पड़े? तो क्या आपकी गवर्नमेंट साइट ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करती है कि अगर बच्चे नीट या जेईई के पेपर देना चाहे तो उन्हें अलग से कोचिंग सेंटर्स ना जाना पड़े? क्योंकि हमारा देश, जैसे आप जानते हैं कि हर कोई ये सब फैसिलिटीज़ नहीं ले सकता है, तो क्या ये हेल्पफुल रहेगा उन लोगों के लिए? देखिए, आप जिस कोचिंग की बात कर रही हैं, ऐसा कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे कोचिंग की जाती है। इनफैक्ट जो हम एजुकेशनिस्ट, हम चाहते हैं कि हम ऐसा एजुकेशन दें जिसमें अलग से कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट देश में फल फूल रहे थे, तो हम करिकुलम में ही कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल फोकस ग्रुप बन चुका है, एनआईओएस और एनसीईआरटी मिलके इसको देख रहे हैं कि कैसे सीबीएसई और एनआईओएस इसमें जिस तरीके के बोर्ड हैं और स्टेट बोर्ड्स जो एससीईआरटी हैं, उनसे भी राय मांगी गई है, कितना सरल पाठ्यक्रम हो, कितना इंटरेक्टिव हो, कितनी क्रिटिकल थिंकिंग हो। क्योंकि मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ कि बच्चा 12th का एग्ज़ाम देता है, 12th में नहीं जाता है और 11th से ही उसका उस स्टैंडर्ड की, चाहे आईआईटी या नीट के लिए तैयारी करने लगता है। तो हमारी किताबों का करिकुलम ऐसा हो जो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करे और बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे ही डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो इसमें प्रयास चल रहा है और भविष्य, अब देखिए 2-4 महीने में ही हमारा जो करिकुलम फ्रेमवर्क है वो बिल्कुल आ जाएगा नया, और इसमें सारी ही समस्याओं का समाधान करने की कोशिश पूरी ईमानदारी से की गई है। थैंक यू सो मच सरोजी। अब मुझे पता है सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। आप अलग से मैम से टाइम ले लीजिएगा ऑफ स्टेज और प्लीज़ अपने डाउट सारे क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन जितना एंगेजिंग ये सेशन हुआ, थैंक यू सो मच सरोजी इसके लिए। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि नेशनल ओपन स्कूल ऐसे ही देश के लिटरेसी रेट में कॉन्ट्रीब्यूट करते रहे। थैंक यू। मैम प्लीज़ आपको कुछ देर और स्टेज पर रहना होगा प्लीज़। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं ज़ी न्यूज़ के एडिटर रजनीश आहूजा जी को मंच पर कि वो सरोज जी को सम्मानित करें। प्रश्नोत्तर का एक लंबा सिलसिला चला है और उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर आई हैं वो ओपन स्कूलिंग को समझने के लिए, समझ को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सरोज शर्मा जी अपना कीमती वक्त ज़ी न्यूज़ को देने के लिए और इस सत्र में